नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रणधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। जैसा कि आपको पता है कि 15 नवंबर से यहाँ क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग की गई है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था कल कि मैथ्स का और जो है सोशल साइंस का और साइंस का, विज्ञान, गणित और क्या कहते हैं आपको सामाजिक विज्ञान, ये तीनों का सिलेबस आपको बता दिया गया था। उसी में आप जो आज जो है गणित का जो है आपको चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आज जो है आपको गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो इससे पहले एक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जैसे कि आप लोग क्या होते हैं, बिहार बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं बहुत पुराने एनसीईआरटी का बुक जो है उसको यूज़ करते हैं। बहुत पुराने जो 5 साल 7 साल पुराना एनसीईआरटी का बुक है वो लेकर के बनाते रहते हैं। उसमें दिक्कत ये है कि वो पुराना बुक्स में ये रहता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जो अब सिलेबस में नहीं है, हट गया है। जैसे इसी चैप्टर में अगर आप पीछे वाले बुक्स को देखिएगा, बहुत पुराना एनसीईआरटी को देखिएगा, तो उसमें यूक्लिड थ्योरम ये सब प्रमेय सब दिया हुआ है। यूक्लिड का प्रमेय, बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है जो कि अब नया सिलेबस में नहीं है। अब बहुत छोटा हो गया है सिलेबस, बहुत कम है, मात्र जो थ्योरी में इतना ही है और थोड़ा सा आधा स्लाइड और है जो आधा स्लाइड में ही होगा, उससे भी कम में ही होगा, इतना ही बस थ्योरी है। तो ये काम करिएगा कि आप एक नया एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिएगा और उससे जो है आपको बहुत कम पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पुराना किताब में लगे रहेंगे तो आपको जो है सिलेबस में जो नहीं है वो भी पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत मोटा किताब है, तो उसको आप रिप्लेस करके हटा करके नया किताब ले लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग गणित में स्टार्ट करते हैं आपको पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का नाम है आपको वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको नाम से ही क्लियर है कि कोई ऐसी संख्या जो वास्तविक हो, जिसका रियल वैल्यू निकलता हो, जी रियल मीनिंग निकलता हो। जैसे हमने बोला एक, तो एक का एक मीनिंग है कि एक चीज़ होगा कोई भी चीज़, या पाँच, तो पाँच का मीनिंग है कि कोई पाँच होगा, पाँच चीज़ होगा, तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसका कोई एक रियल मीनिंग हो। और एक और होता है अवास्तविक संख्या, जो अभी आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, वो 11th में आपको जाकर के अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। अवास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको अवास्तविक संख्या के बारे में भी बता देंगे। तो वास्तविक संख्या जो है वो दो तरह के संख्याओं से मिलकर के बना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय के बारे में आपने पहले भी 8-9 में पढ़ा होगा, 8वीं-9वीं क्लास में, कि परिमेय संख्या को P/Q यानी बट्टा के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी 2/3, 1/4, इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है आपको जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पहले पढ़ा होगा कि किसी भी बट्टा के नीचे जीरो आ जाने पर क्या होता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है, अनगिनत रूप ले लेता है, उसको इनफाइनाइट कहते हैं हम लोग। उसका सिंबल इस तरह का होता है, इनफाइनाइट का सिंबल जो है आपको इस तरह से दिखाया जाता है, तो ये इनफाइनाइट बन जाता है। इसीलिए Q को हम लोग जीरो नहीं रखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए Q जीरो के बराबर नहीं होता है। तो P/Q के रूप में जैसे कि 5, तो 5 देख करके आप क्या करते होइएगा, भ्रम में पढ़ते हुए कि सर 5 जो है आपको P/Q के फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आप उसको ढंग से अगर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 5 भी एक P/Q के फॉर्म में है। आपको पहले ही बताया गया होगा कि किसी भी संख्या के नीचे में अगर आपको कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक है। एक है, एक होने का मतलब क्या है, आ गया ये P/Q के फॉर्म में। इसी के कारण इसे परिमेय संख्या के अंदर में रखा जाता है। इस बात की कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि ये 5 में P/Q कहाँ है, वो तो सिंगल नंबर है, एक संख्या है, तो P/Q कहाँ हुआ, ये बता दिए। इसके बाद इस तरह से 1.2, ये भी एक P/Q के फॉर्म में, अगर डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, तो बट्टा में भी इसे किया जा सकता है। इस तरह से 3/4, ये तो डायरेक्ट है, इसको देखने से ही लगता है आपको। अब √4, अब आप कहते होइएगा, देखते होइएगा कि रूट में यहाँ पर √4 है, और इधर हम अपरिमेय संख्या में भी रूट वाला नंबर लिखे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, ये परिमेय कैसे हो गया। तो इसे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो √4 यानी √4 का जो मान है, √4 का मान अगर आप निकाले होंगे बचपन में, तो इसे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाने के कारण इसका वैल्यू 2 आएगा, और 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मान निश्चित होता है, यानी एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे कि कोई भी है, जैसे 5 है तो एक फिक्स वैल्यू है, 1.2 है तो एक फिक्स वैल्यू है, 1.2, जैसे 3/4 है तो
उसका वैल्यू है तो फिक्स होता है या नहीं तो सतत होता है। अगर आप 3/4 को भाग करिएगा, 3/4 को अगर आप भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक सतत वैल्यू मिलेगा। सतत वैल्यू का मतलब 1.34 इस तरह से मिलेगा, इसके बाद 4 4 4 4 या 5 6 7 5 6 7 5 6 7 एक इस तरह से आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि 1 पॉइंट मान लीजिए 2 3 3 3 3 3 3, इसको कहते हैं हम लोग सतत वैल्यू। सतत मतलब कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। तो इसी को जब 3 3 3 बढ़ता जाता है तो इसको जहाँ से वो रिपीट करते रहता है उसको इस तरह से 3 3 3 लिख करके और ऊपर में जो है एक जैसे कि 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर में एक बार कोड बार लगा देते हैं, जिसको बार का कहते हैं हम इसको साइन में। ऊपर से एक माथा पे क्या कर देते हैं, लकीर खींच देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 3 3 3 बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको परिमेय संख्या का जो मान है वो क्या मिलेगा, या तो निश्चित मिलेगा जैसे कि 5 1.2 ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, या नहीं तो सतत मिलेगा। अगर डिवाइड करिएगा तो सतत बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे आप 9वीं क्लास में शांत और अशांत के बारे में पढ़े होइएगा कि दशमलव में शांत संख्या होती है, अशांत संख्या होती है। तो उसमें जो है शांत संख्या के अंदर में आती है, ये अशांत संख्या के अंदर में आती है, जिसमें आपको क्या होगा, सतत वैल्यू रिपीट करता हुआ मिलेगा। वहीं पर अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका √2 है तो √2 का वैल्यू जो है आपको एकदम अशांत रूप से आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ तरह से एकदम 1 3 2 6 4 7, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं, अलग 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 7 5 6 2 3 इस तरह से मिलता हुआ आपको मिलेगा। अलग अलग वैल्यू मिलेगा, कोई जैसे 3 3 3 मिल रहा है उस तरह से इसमें नहीं मिलेगा, रिपीटिंग नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे √2, अब √2 का मान कितना है वो अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। उसी तरह से √3 √5, तो इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है और शांत भी नहीं है, मतलब सतत भी नहीं है। तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में ना दर्शाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। आप साधारण रूप में याद कर सकते हैं कि रूट के अंदर में अगर √2 है, √3 है, √5 है, जिसका रूट ना निकाला जाए, जैसे √4 था तो वो तो 2 वैल्यू दे देगा आपको। √9 रहता, √9 तो उसका वैल्यू 3 आ जाता, लेकिन इसका वैल्यू आपको नहीं निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, दशमलव के रूप में निकलेगा और अशांत निकलेगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला है कि वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा आप जानते होइएगा, एक लाइन खींच करके आप डैश जो बनाते हैं, डैश 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 डैश, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लाइन खींच करके यहाँ पे 0 इधर की तरफ पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या इधर की तरफ लिखा जाता है, इधर की तरफ ऋणात्मक संख्या, इस तरह से बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, इधर इन्फानाइट, यानी इस तरह से इन्फानाइट को दिखाते हैं, इस तरह से इन्फानाइट बढ़ता जाएगा, और इधर की तरफ माइनस इन्फानाइट की तरफ बढ़ता जाएगा, माइनस इन्फानाइट तक बढ़ता जाएगा। तो वास्तविक संख्या को आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई नंबर है, मान लीजिए कि आपको 3/2 है, ये कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको वास्तविक संख्या, इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कहीं पर भी आएगा। तो ये नंबर लाइन पर किसी भी वास्तविक संख्या को हम दिखा सकते हैं, किसी भी वास्तविक, इसको भी हम इस पे कहीं पर दिखा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक इंटरवल यानी एक अंतराल पे, जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि अनगिनत हैं। अनगिनत कैसे है, अगर आपको कह दें कि 1.2 3 4 5 6 7 8 वो समथिंग समथिंग एकदम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वो तो 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से तो कम है, तो वो इसी 1 और 2 के बीच में ही कहीं पर होगा। तो इस तरह से अनगिनत संख्याएं जो है 1.2 1.23 1.45 1.67, इस तरह से अनगिनत संख्याएं एक अंतराल के बीच में, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होगी। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में होगा। इस तरह से एक अंतराल के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगला लाइन है कि ये वास्तविक संख्या को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखते हैं, ये भी वास्तविक संख्या, इधर ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, इधर धनात्मक वास्तविक संख्या है। अगला आपका एनसीईआरटी में एक प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय जिसको इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये आपके एनसीईआरटी में ये बताया गया है, इस प्रमेय के बारे में आपको जानना है। ये प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या आप किसे कहते हैं, जो किसी भी नंबर से, मतलब कि पूरा जो जिस किसी भी नंबर से पूरा का पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या, पहले आप पढ़ते होंगे कि 2 से डिवाइड हो जाए तो उसे भाज्य कहते हैं, लेकिन किसी भी नंबर से अगर पूरा का पूरा कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटे। जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, कहिएगा कैसे,
तो अभी हमने आपको डिफिनेशन दिया, इसका परिभाषा बताया कि एक और खुद के अलावा दूसरे नंबर से ना कटे। अब आप गौर करिए, या तो ये एक से कटेगा, 1 7 जा एक साथ, एक सत्ते, और दूसरा है या तो आप इसको 7 से काट सकते हैं। एक या 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा है जिससे आप काट सकते हैं इसको? अगर है तो बताइए, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर आ रहा है तो बताइए, कमेंट में लिखिए उस चीज़ को। तो 1 और 7 यानी एक और खुद के अलावा कोई दूसरा इसका डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला नंबर नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या जैसे 24, एक संख्या है 24, तो 24 है, इसे क्या कर सकते हैं, 1 से तो काट ही सकते हैं इसको 24 से भी काट सकते हैं, इसके अलावा 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे नंबर से काट सकते हैं। लेकिन इसको खुद एक और खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर से नहीं काट सकते हैं। तो ये प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब आपके दिमाग में गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, यानी अभाज्य संख्या का गुणनफल निकाला कैसे जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे कि 96 है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक्स में ही एग्जाम्पल है, तो उससे एग्जाम्पल भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है कि आपको सिर्फ चैप्टर जो दिया हुआ है, अभ्यास जो दिया हुआ है, उसी से सवाल आएंगे। वहाँ से सवाल तो आते ही हैं, 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो अभ्यास के अलावा जो वहाँ पे पीछे में उदाहरण के रूप में दिए हुए रहते हैं, उसी से आते हैं, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को लगता है कि हमने अभ्यास एक्सरसाइज बना लिया, एक्सरसाइज के अलावा और कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नहीं, आपको अभ्यास का भी क्या करना है, प्रयास करना है। क्योंकि 4-5 सवाल ऐसे अगर छूटते हैं बच्चे से सवाल, तो वही उदाहरण वाला सवाल छूट जाता है। अभ्यास वाला तो करके जाते हैं वो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, लेकिन वो पीछे जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं, जो डायरेक्ट आता है वो छूट जाता है। इसके कारण हम आपको क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल्स को भी बताएंगे। तो उसी के एग्जाम्पल, एक यहाँ पर एग्जाम्पल एक रूप में लिया गया है आपका ये नंबर, तो उस एग्जाम्पल को भी जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो एग्जाम्पल और दोनों, आज तो हम थ्योरी आपको करवा दे रहे हैं, मात्र इतना थ्योरी है, थ्योरी से इससे ज़्यादा नहीं करना है। और आपको एक कॉपी रखना है, एक कॉपी बना लेना है और कॉपी में इसको उतार लेना है, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्टकट में लिखा गया है जिसको आपको रिवाइज करना भी आसान है, बहुत लेंदी नहीं बनाया गया है। इसको बस आपको शॉर्टकट में क्या कर लेना है, काला वाला जितना लिखा हुआ है उसको उतार लेना है। जब आप उसको एक बार पढ़िएगा 2 से 3 मिनट लगेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि ये भाज्य संख्या 96 हुआ, भाज्य संख्या है, ये 1 और 96 के अलावा बहुत सारे नंबर से कटेगा। जैसे 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, उस तरह से 404 ये भी भाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य संख्या आप पढ़े होंगे कि अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद से 11 है, तो इस तरह से अभाज्य संख्या बहुत सारे हैं। तो इस तरह के नंबर से ही इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो जाकर के जो मिलेगा नंबर उसी को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे हम। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 96 को हमने 2 से लगाया 48 आया, एक इस तरह से आपको करना आता है। फिर 2 से लगाया 24 आया, फिर 2 से डिवाइड किया इसको तो 12 आया, फिर 2 से किया तो 6 आया, फिर 2 से आया, 2 से किया तो 3 आया, फिर 3 को 1 से किया, अब जाके खत्म हो गया। अब इसमें देखिए कोई ऐसा नंबर है जो अभाज्य के अलावा दूसरा है, भाज्य है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य नंबर हमने लिया है। या तो हम 2 लेंगे, 2 नहीं लगेगा तो इसे 3 लेंगे, 3 नहीं लगेगा तो 5 लेंगे, 4 नहीं ले लेंगे। बीच में ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने में लोग 4 भी लेने लगते हैं, वो अभाज्य नंबर है ही नहीं, तो आप 4 नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, या तो 2 लेंगे, इसके बाद 3 नहीं तो 5, तो इसी सब नंबरों से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो उस तरह से गुणनखंड इसका निकला कितना, 2 गुने 2 गुने से 5 को 2 है और एक 3 है, तो उसको गुना करके लिख देंगे, तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। 96 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो वही ये कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही प्रमेय है। प्रमेय भी आपसे पूछ दिया जा सकता है, 2 नंबर में पूछ देगा कि आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उस तरह से 404 है, ये भी एक भाज्य संख्या है। देखिएगा 1 और 404 के अलावा 2 से भी कट रहा है और नंबर से कट सकते हैं ये, तो उसको देखिए हम ये क्या कर सकते हैं, इसको इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं, फिर इसको दूसरे नंबर से नहीं लगाएंगे, अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। जो 101 से लग गया, 101 एक अभाज्य नंबर है। अभाज्य नंबर देखिए 1 और 101 के अलावा इसको दूसरे नंबर से आप नहीं काट सकते हैं। तो 1 आया, यहाँ पर 1 आया, तो इसको बस खत्म हो गया, ये 2 गुने 2 गुने 101, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, किसी का भी अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका थ्योरम कहता है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है, अभाज्य गुणनखंड के बाद, आधारभूत प्रमेय के बाद आपका अगला टॉपिक आता है HCF तथा एलसीएम।
जो है HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उससे बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि 96 और 404 का HCF यहाँ पे 4 आया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 96 और 104 को दोनों को 4 से ही काट सकते हैं। 4 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है 4 से ऊपर जो दोनों को काट सकता है। 4 से इसमें भी भाग लगेगा, 4 से इसमें भी भाग लगेगा, लेकिन 4 के अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट सकता है। तो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उससे बड़ा कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं आप। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को काटने वाला जो नंबर है उसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो दोनों को काट सकता है। किसी एक को काटेगा वो तो बहुत सारे नंबर हैं, इसको भी काटने वाला कोई अलग अलग नंबर बहुत सारे हैं अलग अलग, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को काटता है वो 4 से बड़ा कोई नहीं है। तो वही बताता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बताता है वो। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो मल्टीपल को बताता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब इसके भी गुना में होगा, इसके भी गुना में होगा और इसके भी गुना में होगा। वो सबसे छोटा संख्या क्या है, तो ये है, इसके भी गुना में ये है और इसके भी गुना में ये है, तो उसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। विचार करिएगा, आपको पता लग जाएगा। कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों के गुणन में होना चाहिए, उसको एलसीएम कहते हैं। हम लोग बस निकालना सीख लेते हैं, मतलब नहीं जानते हैं उसका, तो इसको आपको समझना जरूरी है। ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब गुणन में है, गुणन में सबसे छोटा। जैसे कि आपको 2 है और 4 है, तो इसका सबसे छोटा गुणन क्या होगा, आप इस बात को बताइए। तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई होता है और 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये गुना में आ रहा है, तो इसके गुणन में आ रहा है 1 बार में, ये 2 बार में, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ इसका, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे छोटा कॉमन मल्टीपल कोई नहीं आएगा इसके बीच में। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के मल्टीपल में है ही नहीं, 2 3 के मल्टीपल में है ही नहीं, तो 4 ही ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में आ रहा है, तो उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगर आप सोचिएगा तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो वही कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम यहाँ पे पढ़े हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए आपको 96 104 उसी नंबर को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लिए हैं। जैसे कि आप देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर भी निकाला गया है, और 404 का यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो कितने ऐसे नंबर हैं जो दोनों में है, कितने ऐसे नंबर हैं जो दोनों में है। तो दोनों में होने का मतलब इस 2 को देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए 2 2 2 चला गया। अब तीसरा जो 2 है उसके लिए दूसरा यहाँ पर कॉमन नहीं है, मात्र 2 ही ऐसे 2 हैं जो कॉमन है दोनों जगह पर। तो जो कॉमन है 2 ऐसे 2 हैं जो दोनों जगह पे कॉमन है, तो बस एक कॉमन के लिए 1 2 लेंगे और दूसरा कॉमन के लिए दूसरा 2 लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। ये हुआ इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे छोटा फैक्टर नहीं होगा इसका, आदि उससे बड़ा फैक्टर आपका नहीं मिलेगा। यही है एचसीएफ इसका निकालने का तरीका। अभाज्य गुणनखंड से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लेकर के गुना कर दीजिए, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। इसके बाद एलसीएम है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 96 और 104, उसको भी अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका तरीका ये है कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए और इसमें देखिए जो दोनों में है, मतलब कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये तो पक्का है। एक है कि 2 है उससे मतलब नहीं है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो जिसमें ज़्यादा 2 का संख्या है, जिसमें ज़्यादा 2 है वही वाला लेंगे। जैसे इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 5 ठो 2 है, तो 5 ठो 2 वाला को लेंगे हम। किसको लेंगे, दोनों जगह पे 2 है तो जिसमें ज़्यादा नंबर है, जिसमें ज़्यादा नंबर, अगर 6 ठो इसमें रहता तो 6 ठो वाला लेते, अगर 7 वाला रहता तो 7 ठो वाला लेते, तो इसमें 5 ठो है तो 5 ठो वाला लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 2 को यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पे 5 ठो 2 ले लिए। अब देखिए 2 का काम खत्म। इसके बाद अब देखिए अब दूसरा नंबर क्या है, 2 के बाद 3 है और इसमें नहीं है, तो आपको कॉमन नहीं देखना है। 3 है, इसमें है, इसमें है, तो 1 ठो है तो 1 ठो ले लेंगे। अगर 3 होता इसमें भी हो, इसमें नहीं होता इसमें भी होता, 2 ठो होता तो दोनों ले लेते। मात्र 3 है तो कितना है, यहाँ पे है 1 है तो 1 को ले लेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए 101 है तो 101 इसी में है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है। क्या ठो है, 101 1 ठो है तो 1 ठो यहाँ पर ले लिए। और सबको जब ऐसे करके ले लेंगे, जितने नंबर होंगे सबको ले लेंगे। अगर यही देखना है कि कितने हैं, अगर यहाँ से ले रहे हैं, अगर 101 यहाँ पर 2 ठो रहता तो दोनों ले लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों ले लेना है। तो इसको एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, जितना आ जाएगा उसको ले करके गुना कर देंगे, तो इस तरह से आपको गुना करने के बाद ये एलसीएम आपका होगा। तो ये इस तरह से अभाज्य गुणनखंड का हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है, दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। उसको एक फॉर्मूला के द्वारा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, उसको एक
फॉर्मूला के द्वारा आपको दिखाया गया है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, आपको दिया रहेगा कि पहली संख्या, जैसे कि उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, पहली संख्या मान लीजिए 96 है। इससे प्रूफ भी हो जाएगा जो हमने इतना काम किया है वो सही है कि नहीं, इस फॉर्मूले से निकलता है कि नहीं कि 96 और 104 का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 96 है। इस बात को ये भी फॉर्मूला भी सिद्ध करेगा। जैसे देखिए पहली संख्या 96 ले लिए, दूसरी संख्या हम 404 ले लिए, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसका जो है, और एचसीएफ दे दिया है 4, एचसीएफ दे दिया है 4, तो एलसीएम ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात करिए। अब इस फॉर्मूला को देखिए क्या क्या दिया आपको, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, फिर आपको एचसीएफ दे दिया, ये दे दिया, और सबको इस जितना जो जो चीज़ दिया है इस फॉर्मूला पे बिठा लेंगे। तो एलसीएम नहीं दिया है वो तो निकालना ही है, उसको ऐसे लिख लेंगे। एचसीएफ 4 दिया, दोनों संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या ले लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि जो गुना में होता है बराबर के उस साइड जाने पर वो क्या हो जाता है, बट्टा में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, भागा में आ जाता है। तो गुना में था वो भागा में गया, तो देखिए ये दोनों नंबर ऐसे ही गुना में है, बट्टा में 4 गया, काट लिए तो 101 बार में कट गया 4 से ये, और 96 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 96 आया था अभाज्य गुणनखंड के मेथड से भी, और इस फॉर्मूले के मेथड से भी क्या आया आपको, तो इस तरीके से भी हम सवाल में जब जाएंगे तो उसको करने का कोशिश करेंगे। तो आप जो थ्योरी पढ़े इससे पहले जो स्लाइड पे लिखा हुआ था, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो इस चैप्टर का थ्योरी था, उतना ही था। इसके अलावा बस इतना थ्योरी है, इसके बाद थ्योरी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं रहेगा, इसके बाद एक्सरसाइज बचेगा, जो हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज आगे के क्लास में हम आपको करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। थ्योरी आपको इतना ही है, बस उसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जैसे भी होगा आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा। बस ये एक क्वेश्चन हर बार आता है कि सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। किसी बार रूट 2 को अपरिमेय संख्या घोषित करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए, किसी बार रूट 3 को, रूट 5 को, इस तरह से ये घोषित करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए कि बताइए कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, छोटा सा है, बस इतना सा आपको ये ध्यान में रखना है और वो ध्यान में रखना है, बस आपको मिल जाएगा मार्क्स इतने ही लिखने से। तो ये हर बार आता है, इसको हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध इस तरह से किया जाता है कि अपरिमेय आप डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आप सीधा सीधा अपरिमेय किसी भी संख्या को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसको उल्टा करते हैं हम लोग। उल्टा का मतलब इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, और परिमेय संख्या मान लेने के बाद ये अपने आप कहेगा कि नहीं नहीं हम परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि आप क्या हैं, आप बेवकूफ़ नहीं है या बेवकूफ़ नहीं है, तो बेवकूफ़ नहीं है तो आप क्या हैं, काबिल हैं, होशियार हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि आप अगर बेवकूफ़ नहीं हैं तो होशियार हैं। तो उसी तरह से अगर इसको हम परिमेय लेट कर लेते हैं तो ये कहेगा कि हम परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो आप अपरिमेय हैं। इस तरह से ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए हम। तो अगर रूट 2 परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होता है, a/b के रूप में रहता है, तो रूट 2 भी 1/b के रूप में होगा। इस तरह से हम मान लेते हैं। और a और b जो है, a और b आपस में क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि a और b का जो होगा, एक के अलावा कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड करने वाला, भाग करने वाला नहीं होगा। यानी मान लीजिए 2/3, इस तरह से इसके नंबर पे अगर जगह पे हम 2/3 ले लें तो 2 को या तो 1 से कर सकते हैं आप दोनों को, 1 के अलावा किसी भी नंबर से इसको नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे परिमेय संख्या ऐसे ही नंबर होते हैं जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा भाग करने वाला, कॉमन भाग करने वाला नहीं है। या तो 1 से दोनों हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों का दोनों कटता हो, उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम सहभाज्य संख्या मान लेते हैं। रूट 2 एक a/b के फॉर्म में होगा। अब क्या कर लेते हैं, इसका दोनों तरफ इसको गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, और कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो रूट 2 भी हो जाएगा, और 1 को a से करेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ पर a। अब एक स्टेप आप बीच में घुसा सकते हैं, ये हम यहाँ पे हमसे जहाँ से छूट गया है आप घुसा सकते, ना भी घुसाएं तो चलेगा, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो 2b और a जो है दोनों तरफ गुना करने पे, क्रॉस गुना करने पे जो आया है, तो 2b का स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया, रूट 2b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर को सॉल्व करिए तो रूट 2 को जब स्क्वायर करिएगा तो 2 मिलता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो 2 मिला, और b का स्क्वायर b हुआ, और यहाँ पर
ए का स्क्वायर रह गया, इसको पहला समीकरण हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे इससे ये पता लगता है कि ए स्क्वायर जो है 2 का गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कोई नंबर जो है जैसे कि 8 2 गुने 4 लिखा हुआ है, अब बराबर 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या है, 2 का गुणनखंड है कि नहीं है। 8 जो है 2 से डिवाइड होता है, 8 से कटता है, 2 जो है 8 जो है 2 से कटता है, जैसे कि 2 चौके 8, यानी 8 जो है 2 का गुणनखंड है। तो 2 का गुणनखंड है, इससे ये सिद्ध होता है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं कि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे कि 8 को 2 विभाजित करेगा। अगर 2 का गुणनखंड है 8, तो 8 जो है 2 से कटता भी होगा। तो इसी बात को हम लिखे हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, यानी a स्क्वायर को कर रहा है, 4 का स्क्वायर को कर रहा है, मान लीजिए 4 का स्क्वायर को, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए कि विभाजित करेगा। चलिए, इस बात से ये पता लग गया कि a स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता है, यानी a भी 2 से विभाजित होता है। यहाँ पर इस बात से ये बात पता लगा। अब दूसरा काम ये करते हैं कि अगर a जो है 2 का गुणनखंड है, यानी वो उसको हम 2c के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 8 जो है 2 का गुणनखंड है, तो क्या उसको 2 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4c का काम करता है। वही किए हैं कि a अगर 2 का गुणनखंड है तो a बराबर 2c, तो यहाँ पर c कोई धनात्मक पूर्णांक है, 4 3 2 आप जो ले सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो a बराबर 2c यहाँ पर निकल करके आया। ये जो a का वैल्यू है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। a का जो मान है इस समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर ही रह जाएगा, और a के जगह पे क्या आ जाएगा 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर है वहाँ पर तो 2c का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो गया। 2 से 4 जो है 2 से कट गया, तो 2 2 जा 2 बार में कट गया, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर फिर से 2 का विभाज्य में मतलब कि गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 2 का गुणनखंड में है, 2 के मल्टीप्लाई में है b स्क्वायर, तो यानी b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता होगा, जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं। यहाँ पर बताए हैं कि 2b स्क्वायर a का क्या है, विभाजित करती है, a स्क्वायर को 2 विभाजित करती है, उसी तरह से 2b स्क्वायर को भी विभाजित करती होगी। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि 2b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करता होगा। इससे ये पता लगा कि 2 जो है a को भी विभाजित करता है और 2 जो है b को भी विभाजित करता है। और हमने पढ़ा क्या कि a b दोनों आपस में सहभाज्य है, यानी एक के अलावा कोई विभाजित करने वाला नहीं है। यहाँ प्रूफ क्या हो रहा है कि a को 2 भी विभाजित कर रहा है और b को भी 2 विभाजित कर रहा है, और हमने कहा क्या कि एक के अलावा कोई विभाजित नहीं करेगा। बात अंतर आ गया, बात उल्टा हो गया, बात गलत हो गया हमारा। हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है, इस बात को ये काट रहा है। परिमेय संख्या है तो मतलब एक के अलावा कोई उसका गुणनखंड नहीं होगा, कोई डिवाइड करने वाला नहीं होगा, भाग देने वाला, लेकिन यहाँ पर 2 हो रहा है, तो हमारा बात माना हुआ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 a और b दोनों को विभाजित करता है, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो ये जो विरोधाभास आया है वो किसके कारण आया है, हमारी त्रुटिपूर्ण मानना हुआ। हम परिमेय संख्या गलत माने हैं। अगर परिमेय संख्या गलत माने हैं, हमारा मानना गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसका मतलब यह है कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। इस तरह से क्या हो गया कि हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। इस तरह से आप इतना ही स्लाइड को ध्यान में रख करके समझ करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए, आप सभी को धन्यवाद।